हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं आर.के. सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पी.आर. एजुकेशन में आप लोगों का फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके सामने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 को, जी हाँ, यानी कि चैप्टर नंबर 3 को, जो कि हम लोगों ने जो सोचा था पिछला वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, यानी कि भारत के प्रवाह तंत्र को देख रहे थे। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग उसके बाद से हम लोग देखेंगे। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि अपवाह प्रतिरूप और अपवाह तंत्र को देखा था, लेकिन अब हम उसके आगे देखेंगे कि भारतीय अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। कितने भागों में? तो 2 भागों में बांटकर अध्ययन किया गया है, जो कि पहला है हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो आगे हम प्रायद्वीपीय भारत को भी 2 भागों में बांटेंगे, वो देखेंगे हम लोग आगे। लेकिन आज हम लोग हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज थोड़ा सा पहले ये जान लेते हैं कि हिमालय की नदियों और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अंतर क्या है। तो देखिए, हिमालय की नदियां जो है लंबाई इनका अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि ये एक दूरी तय करके ये जाकर के देखे होंगे आप लोग कि बंगाल में गिरती है, और इनका जल ग्रहण क्षेत्र भी काफी बड़ा होता है। और इसके अपेक्षा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का लंबाई जो है कम होता है और इनका जल ग्रहण क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है। और एक अंतर है, जैसे हिमालय की नदियां जो है ये 12मासी होती है। क्यों 12मासी होती है? क्योंकि ये हिम के पिघलने से, यानी कि बर्फ के पिघलने से जो जल होता है इन नदियों को प्राप्त होता है। और वर्षा के जल, और वर्षा यानी और वर्षा और हिम दोनों से ये जल प्राप्त करते हैं, जिसके चलते ये 12मासी होती है। और ये जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां ये मौसमी होती है, यानी कि जब वर्षा शुरू हुआ तो इनमें जल आता है और फिर गर्मी के दिनों में इनका जल जो है सूख जाता है। और अंतर है, अगला अंतर है, जो ये हिमालय की नदियां जो हैं युवा अवस्था में है। युवा अवस्था को आप लोग जानते होंगे कि युवा अवस्था में क्या करती है नदियां, कि वो काट छांट की क्रिया बहुत काफी करती है। और इसके अपेक्षा जो है इधर प्रायद्वीपीय भारत की नदियां प्रौढ़ावस्था में ये प्रवेश कर गई हैं, यानी कि ये काफी पुरानी है उनकी अपेक्षा। और फिर देखते हैं हिमालय की नदियां जो है मार्ग बदलने के लिए मशहूर है, क्योंकि ये मैदानी भागों में अपनी काफी मार्ग जो है इधर उधर हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे कोसी को आप लोगों ने देखा होगा, कोसी जो है मार्ग बदलने के लिए काफी कुख्यात है, जिसके कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। और ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो है मार्ग नहीं बदलती हैं। अगला है कि हिमालय की नदियां जो है नौवाहन, यानी कि नाव चलाने के लिए और सिंचाई के लिए काफी उपयुक्त है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां नौवाहन और सिंचाई के लिए अनुकूल। तो अगला अंतर हम लोग देखते हैं कि हिमालय की नदियां जो है ये नौवाहन और सिंचाई के लिए काफी उपयुक्त है, और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो हैं ये नौवाहन के लिए और सिंचाई के लिए उतनी, यानी कि इनके अपेक्षा अनुकूल नहीं है। और हम लोगों ने पिछला वीडियो में देखा होगा कि हिमालय की नदियां जो है ये पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां जो है ये अनुवर्ती नदियां, यानी कि ढाल का ये अनुसरण करती हैं। और अगला अंतर जो है, हिमालय की नदियां गहरी गहरी घाटियों और गर्ज का निर्माण करती हैं। क्यों? क्योंकि ये युवावस्था में, और युवावस्था में क्या करती है, ये काट छांट की क्रिया काफी अधिक करती है, जिसके चलते घाटियां एवं गर्ज का निर्माण होता है। और इसके अपेक्षा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो है कम गहरी होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में क्या अंतर है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों को लिखने को मिल जाता है कि हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अंतर क्या है। तो इसको एकदम ध्यान से सभी पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग हिमालय की नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हिमालय की नदियों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? तो मुख्य रूप से ये 3 भागों में बांटा गया। जी हाँ, तो उसका पहला हम लोग देखेंगे, जैसे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और
ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आज हम लोग उसी में से एक को यानी कि सिंधु नदी तंत्र का हम लोग विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। उसको मैप के द्वारा भी आप लोगों के सामने पढ़ाया जाएगा, दिखाया जाएगा कि ताकि आप लोग को एकदम जिंदगी भर के लिए याद रहे। जी हाँ दोस्तों, तो आइए चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। देखिए सिंधु नदी अपवाह तंत्र यानी कि सिंधु नदी के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करने जानते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। इस नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है। यानी कि इसका उद्गम कहाँ से होता है? कैलाश श्रेणी के पास ही एक बोखरचू के पास एक हिमनद है, वहां से इसकी उत्पत्ति होती है यानी कि उद्गम होता है। इसे तिब्बत में सिंगी खंबान अथवा शेरमुख के नाम से जाना जाता है। क्या चीज के नाम से? शेरमुख के नाम से। यानी कि जहां पर ये उत्पत्ति होती है वहां पर इसको किस नाम से जाना जाता है? शेरमुख के नाम से जाना जाता है। फिर यह लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीच बहती हुई दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है। यानी कि इसको याद रखिएगा आप लोग कि कहाँ पर ये किस किस श्रेणी के बीच से प्रवाहित होती है और भारत में कहाँ पर प्रवेश करती है। तो ये भारत में कहाँ पर प्रवेश करती है? दमचौक में। तथा इसके बाद भारत में बहती हुई चेलास नामक स्थान पर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो इस दो चीज को आप लोग हमेशा याद रखना है, कहाँ पे? दमचौक में भारत में प्रवेश करती है और चेलास में पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो इसको एकदम हमेशा याद रखना है। फिर है भारत में इसकी कुल लंबाई 1114 किलोमीटर है, जबकि इसकी कुल लंबाई, अगर कुल लंबाई की बात की जाए यानी कि तिब्बत में भी बहती है, पाकिस्तान में भी बहती है, तो उन सबको मिला करके ये तो 2880 किलोमीटर ये प्रवाहित होती है, जबकि 1114 किलोमीटर ही ये भारत में प्रवाहित होती है। इसको याद रखना है बच्चों। फिर है झेलम। झेलम चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज आदि नदियां आपस में मिलकर, जी हाँ, ये नदियां जो कि पंचनद बनाती हैं, इसे इसी के नाम पर पंजाब नाम पड़ा है क्योंकि इसके द्वाब से ही ये बना हुआ है पंजाब। तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज आदि नदियां आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिथानकोट, इसको भी याद रखना है कि मिथानकोट में ये सिंधु नदी से जा मिलती हैं और कराची में बहने के बाद अरब सागर में गिर जाती हैं। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है, तो यह है बोखरचू के निकट एक हिमनद है वहां से, और इसका मुहाना कहाँ पे है? तो ये अरब सागर में है। यानी कि कराची जो है इसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इनकी सहायक नदियों के बारे में। सहायक नदियों में सबसे पहले हम लोग देखते हैं झेलम। झेलम, इसका उद्गम पीर पंजाल में स्थित बेरीनाग के निकट शेषनाग झील से होता है तथा बुलर झील यानी कि जो कि मीठे पानी का सबसे बड़ी झील है, उससे होती हुई पाकिस्तान में चेनाब से जा मिलती है। और चेनाब से मिलने से पहले इस पर मंगला डैम का निर्माण किया गया है। ये कई बार पूछा गया है कि मंगला डैम जो है किस नदी पर स्थित है, तो किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। ठीक है, और बुलर झील से होकर ये नदी प्रवाहित होती है। फिर देखिए नोट में यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसी नदी पर जम्मू और कश्मीर में तुलबुल और उरी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। तुलबुल और उरी परियोजना किस नदी पर है? तो ये झेलम नदी पर है। परियोजना को आप लोग ध्यान से देखिएगा, तुलबुल और उरी परियोजना ये किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर। अगला हम लोग देखते हैं चेनाब नदी। चेनाब जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो भारत में लगभग 1180 किलोमीटर बहती है। यानी कि भारत में ये 1180 किलोमीटर बहती है। बारालाचला यानी कि ला मतलब होता है दरा ही होता है, लेकिन यहाँ पर ला लिखा जाता है, तो खैर उससे कोई बात नहीं है। तो बारालाचला दर्रा के दोनों ओर से निकलने वाली चंद्र और भागा, यानी कि बारालाचा दर्रा जो है उसके दोनों ओर से जो है, एक ओर से चंद्र और दूसरी ओर से भागा के निकलने कारण इसे हिमाचल में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। तो किसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है? तो चेनाब नदी को। अब देखिए इसी नदी पर बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना स्थित है। इसको भी हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि कौन कौन से परियोजना किस नदी पर स्थित है। फिर अगला हम लोग देखते हैं रावी नदी।
इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से है, यानी कि रोहतांग दर्रा के पश्चिम से ये निकलती है और चंबा घाटी से प्रवाहित होती है। अब देखिए यह पाकिस्तान में सराय सिंधु के पास चेनाब से जा मिलती है, यानी कि ये भी इसका उद्गम कहाँ है, तो चेनाब में मिल करके ये लास्ट में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। अब देखिए इसी पर यानी कि रावी नदी पर ही चमेरा परियोजना जो है, थीन परियोजना जिसे रणजीत सागर बांध वहां पर बनाया गया है, वो भी दोनों उसी पर स्थित है। फिर अगला ब्यास नदी इसका उद्गम रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से होता है, यानी कहां से होता है, ये भी रोहतांग दर्रे से ही निकलती है, लेकिन इसका उद्गम कहां है, ब्यास कुंड है, तथा हिमाचल के कुल्लू घाटी से प्रवाहित होती है। अब देखिए यह हरिके नामक स्थान पर सतलुज से मिलते हैं, यानी कि हरिके नामक स्थान है जहां पर ये सतलुज नदी में जाकर के मिल जाती है, जहां पर हरिके बैराज बनाया गया है। वहीं से अब देखिए वहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी, ठीक है। और फिर यह पंचनद की ऐसी नदी है जिसका प्रवाह केवल भारत में है, यानी कि पंचनद में पांचों नदियां जो हैं उसमें मात्र यही एक नदी है जो कि भारत में ही प्रवाहित होती है और अपना जल भारत में ही ये विसर्जित करती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सतलुज नदी। सतलुज नदी जो है यह तिब्बत पठार के राकस ताल झील से, यानी कि राकस ताल झील से निकलती है तथा सिपकिला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। किससे, सिपकिला दर्रा से होकर के ये भारत में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है, जबकि भारत में मात्र 1050 किलोमीटर ही प्रवाहित होती है। फिर देखिए आगे देखते हैं हम लोग, भाखड़ा लांगल परियोजना हरिके बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर से संबंधित होने के कारण ये कि तीनों चीज ये इसी नदी पर स्थित है, जिसके कारण ये काफी मशहूर है। फिर देखते हैं हम लोग, अब देखिए अगला है, कुछ नोट में लिखे हुए हैं, सिंधु नदी समझौता जो कि 1960 में हुआ था के अनुसार सिंधु झेलम चिनाब का 80% पानी का जो है अधिकार किसके पास है, वो पाकिस्तान के पास है। उसको देखेंगे हम लोग, मैप पर भी दिखाएंगे, यानी कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं वो पाकिस्तान के पास है और नीचे की 3 नदियों का अधिकार जो है 80% पानी का वो भारत के पास है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, जबकि रावी सतलज ब्यास नदियों का 80% पानी जो है 80% पानी वो भारत के अधिकार में है, यानी कि ऊपर की 3 नदियों का अधिकार किसके पास है, वो पाकिस्तान के पास है और नीचे की 3 नदियां जो है ये भारत के अधिकार में है, जिसका 80% प्रयोग ये लोग कर सकते हैं। फिर देखिए भारत की ओर से चिनाब ही मात्र एक सहायक नदी है, यानी कि भारत की ओर से मात्र एक नदी जो जाकर के सिंधु नदी में मिलती है वो चिनाब ही है, और ये जितनी भी है झेलम रावी व्यास ये सब ये उसी में चिनाब में जाकर के मिलती है और चिनाब जाकर सिंधु में मिलती है। तो आइए इसको हम लोग मैप पे देखते हैं। मैप पे आइए देखते हैं हम लोग। देखिए अभी यहाँ से देखिए ये शेरमुख है जो कि तिब्बत में स्थित है, कैलाश के निकट है। कैलाश मानसरोवर जो है वहीं के पास, उसी के पास में है शेरमुख, और शेरमुख से देखिए ये तिब्बत में है और यहाँ से ये नदी निकलती है और यहाँ पर भारत में दमचौक, इसको हमेशा याद रखना है, दमचौक के पास ये भारत में प्रवेश करती है और देखिए प्रवेश करती हुई यहाँ से आती है और चेलास में, यानी कि यहाँ पर चेलास है, यहाँ पर पाकिस्तान में प्रवेश करती हुई और फिर इधर कराची है, कराची के बाद ये अरब सागर में जा गिरती है। तो ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि इसके देखिए बाएं तट से, यानी कि श्योक नदी जो है प्रमुख नदी है, ठीक है, यानी कि इधर से आते हैं तो देखिए दाएं से मिलने वाली नदी कौन सी है, श्योक नदी है, जबकि इसके बाएं से मिलने वाली नदियों में देखिए यहाँ पर जो है ये झेलम है, चिनाब है, रावी है और सतलज है ये, और यहाँ पर ये ब्यास नदी है जो कि हरि के पास में हरि के बैराज जो है वहां पर आकर के मिलती है। अब इन लोगों को हम लोग देखते हैं कौन सी नदी, सबसे पहले है झेलम नदी। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है और फिर देखिए यहाँ पर आकर के ये ऐसे ऐसे क्रॉस करती हुई यहाँ पर आकर मिल जाती है, और इसी से अगले देखिए ये चेनाब नदी है, चेनाब जो कि इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, चेनाब नदी में आकर के ये झेलम नदी मिल जाती है।
और फिर चेनाब नदी में ही देखिए ये रावी नदी जो है, रावी नदी आकर भी अपना जल विसर्जित करती है। और इधर से सतलुज जो कि राकस ताल से निकलती है, ये भी आकर के इसी में अपना जल विसर्जित करते हैं। और लास्ट में चेनाब नदी आकर के सिंधु में आकर के मिल जाती है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि झेलम नदी कहाँ से निकलती है, शेषनाग झील से। और चेनाब नदी कहाँ से निकलती है, तो बारालाचा दर्रा से। और रावी नदी कहाँ से निकलती है, तो रोहतांग दर्रा के पास से। और सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो राकस ताल झील से। और ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्यास कुंड से। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको सिंधु नदी तंत्र को पूरा बढ़िया से देखा। और अगला वीडियो में हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगला वीडियो देखना न भूलिएगा, क्योंकि उस वीडियो में आप लोग गंगा नदी तंत्र को विथ मैप, यानी कि मैप के साथ ही आप लोग को बहुत विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा। जिसके बाद आप लोग को अपवाह तंत्र में, यानी कि सिंधु नदी तंत्र हो या गंगा नदी तंत्र हो या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये काफी डीप में हो रहा है। तो खैर, अगर डीप में नहीं होगा तो फिर आरके सर से पढ़ने का मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि आरके सर मतलब कि एकदम गहन अध्ययन। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसके बाद वाला वीडियो जरूर देखिएगा। ओके बाय।